नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कुल मिलाकर अब सवाल यह है कि क्या मदरसे पर महाराष्ट्र की सरकार का सरकारी फतवा आ गया है? जी हां, क्योंकि हम आपको इत्मीनान से बताएंगे ये फैसला महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार का, ये बड़ा फैसला है जिसमें राज्य के तमाम मदरसों को स्कूल की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को राज्य सरकार स्कूली छात्र का दर्जा नहीं देगी, उन्हें स्कूल से बाहर माना जाएगा। ड्रॉप आउट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, नॉन स्कूलिंग चिल्ड्रन में। आपको बता दें कि 4 जुलाई से महाराष्ट्र सरकार स्कूलों के दायरे से बाहर बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए सर्वे कराने जा रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी, जो कि अध्यक्ष है महाराष्ट्र कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी इस पूरे मसले पर जुड़ेंगे, जो कि प्रेसिडेंट है AIMIM के। और भी कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले संबित पात्रा जी, आपके पास आते हुए, आखिर किस आधार पर मदरसे के खिलाफ ग्रेजुएशन तक की तालीम वहां पर दी जाती रही है अभी तक सरकार में, अभी तक हिंदुस्तान में, आखिर किस बिना पर आपने मदरसों को एक झटके में नॉन स्कूल बना दिया? स्कूल का दर्जा ही नहीं है। नहीं, पहली बात तो अंजना जी, ये मदरसे के खिलाफ कोई हो बात, ऐसी बात ही नहीं है। ये मदरसा के फेवर में है, और मैं बताता हूं ये क्यों मदरसे के फेवर में है। आपने बिल्कुल सही कहा कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत एक तरह से हेड काउंट होने वाला है जुलाई 4 तारीख को महाराष्ट्र में, कि कौन कौन से बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और कौन से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, ताकि उनको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए। ये जो राइट टू एजुकेशन का जो बिल आया था 2009 में, उसमें एक इंपॉर्टेंट क्लॉज ये है कि एजुकेशन जो फॉर्मल सिस्टम है उसमें नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क, जो 2005 में आया था जो बिल, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके अंतर्गत जो बच्चे पढ़ते हैं उनको फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत माना जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से मदरसे में, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मदरसे में अच्छी चीजें पढ़ाई जाती है, इसमें कोई हमारा कंटेस्ट नहीं है, मगर हमारी जो सरकार है महाराष्ट्र में, उनका कहना है कि आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज ये भी ऐड कर दीजिए। जो आप रिलीजियस डिस्कोर्स देते हैं उसमें कोई कमी मत करिए, उसको बरकरार रखिए। ये कह रहे हैं संबित पात्रा जी कि कहीं ना कहीं ये पहल है मुख्य धारा में वहां के बच्चों को लाने की, इसीलिए हम मदरसे के खिलाफ, या जिस भी तरीके से आप लोग इसको देखें, वो फैसला है। क्या कहेंगे आप उनको? मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जो 2014 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा गया कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन, क्या उसको भूल गए? दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन, क्या HRD मिनिस्ट्री, मोदी सल्तनत क्या हर साल 100 करोड़ रुपये मदरसा मॉडर्नाइजेशन को नहीं दे रही है? अगर दे रही है तो क्या उन बच्चों को आउट ऑफ स्कूल ट्रीट कर रही है? तीसरा बात मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या ये लोग भूल गए आर्टिकल 29 और 30 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है? क्या ये लोग भूल गए आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो फंडामेंटल राइट है? और पांचवी बात यह है कि क्या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट खुद अपने स्कीम्स में मदरसाओं को फाइनेंशियल एलोकेशन नहीं दे रही है? और चौथी बात यह है कि महाराष्ट्र की महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि 2640 मदरसे महाराष्ट्र में है, जिसमें करीब 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं। आप क्यों स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं? और मेरा छठा पॉइंट ये है कि क्या शिशु मंदिर के जितने स्कूल्स हैं, वैदिक स्टडीज के जो स्कूल्स हैं, क्या उनको भी इस तरह ट्रीट कर रहे हैं आप? आपका ये सर्वे गलत है। ये संजय जी, आपके पास आते हुए ये आरोप हमेशा से आप पर भी लगता रहा है कि कहीं ना कहीं एक खास समुदाय की तुष्टीकरण में उलझकर आप जानबूझकर एक पिछड़ापन रखना चाहते थे। हालांकि आधुनिकीकरण पर मदरसों के कांग्रेस ने ही एक पहल और शुरुआत की थी, लेकिन कुल मिलाकर मुख्य धारा में लाने का एक कदम है, ये वो बता रहे हैं। देखिए अंजना जी, लिमिटेड सब्जेक्ट आज ये था कि क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो स्कूली बच्चों के सर्वेक्षण का ऑर्डर दिया है उसमें से मदरसा के बच्चों को निकालना सही है या गलत है, और इस विषय पर हम अपनी भूमिका रख रहे हैं कि वो गलत है, और ऐसे मदरसों के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। अब इस पे चर्चा करने के बजाय अपने संबित पात्रा जी अलग अलग विषयों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। बिल्कुल इस पे हम जवाब दे सकते हैं, चाहे वो तुष्टीकरण की राजनीति का विषय हो या कोई भी विषय हो, क्योंकि ये जब सत्ता में आना चाह रहे थे तो विकास का मुद्दा लोगों के सामने लेके गए, विकास के नाम पे वोट मांगे, और जब सत्ता में आए तो लव जिहाद, घर वापसी, पता नहीं क्या क्या, रामजादे, पता नहीं क्या क्या चीजें निकल के आई। संबित जी जवाब दें, उससे पहले जरा ओवैसी साहब से जवाब ले ले। ओवैसी साहब, आप पर बहुत संगीन आरोप लगाया संबित पात्रा ने। उनका कहना है कि आप चाहते ही नहीं है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो।
आप चाहते हैं कि मदरसों में जो बच्चे जा रहे हैं इस वक्त आपके एक समुदाय के, वो पिछड़े बने रहे मुस्लिमों के बच्चे, और आपकी राजनीति आगे बढ़ती रहे? आपका जवाब? नहीं, मैं हरगिज ये नहीं चाहूँगा, बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि एनआईए जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को और कर्नल पुरोहित को सज़ा भी दिलाए। रही बात कि ये आर्टिकल 29 और 30 के खिलाफ है नहीं, बीजेपी क्यों नहीं कही थी? बीजेपी ये क्यों नहीं कही थी कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में है? बीजेपी क्यों नहीं इस बात को मानती कि हर साल मोदी सरकार 100 करोड़ रुपये HRD मिनिस्ट्री को दे रही है? क्यों दे रही है? क्योंकि जो बच्चे मदरसों को जा रहे हैं उनको स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ट्रीट किया जा रहा है। हम गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा ये है कि अगर उनको डॉक्टर्स बनाना चाह रहे तो भैया आपके पास लीगली अब कोई आपके पास ब्लॉक नहीं है, कोई लीगली आपके पास कोई रोक लगाने वाला नहीं है। आप दे दीजिए मुसलमानों को महाराष्ट्र की रिजर्वेशन, वो डॉक्टर इंजीनियर्स बनेंगे। संबित जी आप जवाब दीजिए, बहुत बुनियादी सवाल है। एक स्टिग्मेटाइजेशन हो जाएगा, आप भी इसको समझ रहे होंगे अच्छे से संबित पात्रा जी। आप बताइए अंजना जी, ये स्टिग्मेटाइजेशन होगा या उसका ऑपोजिट होगा? अगर एक बच्चे को हम मॉडर्न एजुकेशन इम्पार्ट करना चाहते हैं ये कहते हुए कि आप जो पढ़ रहे हो वो भी ठीक है, इस्लामिक एजुकेशन भी अच्छी बात है, मगर उसके साथ ये 4 सब्जेक्ट भी पढ़ लीजिए, इससे फंडामेंटल राइट अपलिफ्ट होगा या फंडामेंटल राइट को दबा दिया जाएगा? ये हिंदुस्तान की जनता समझ रही है। नहीं, आप एक सेकंड संबित जी, आप कहीं पर, आपका बच्चा कहीं पर पढ़ रहा है, कल को आपको बता दिया जाए कि ही इज अ नॉन स्कूल गोइंग चाइल्ड, और ये बता दिया जाए कि जहां वो पढ़ रहा है वो तो स्कूल की कैटेगरी में हम मानते ही नहीं है सरकार की तरफ से, इसमें कोई स्टिग्मेटाइजेशन अटैच नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, जुलाई 4 तारीख को जो होने वाला है वो केवल एक सर्वे है, इसको ऐसा नहीं लीजिए कि बच्चों को निकाल के वहां से हटा दिया जाएगा। वो वही जाते रहेंगे, जिस प्रकार से तालीम हासिल कर रहे हैं वैसे ही हासिल करते रहेंगे। मगर नहीं, सर्वे का कोई वो मतलब सर्वे नहीं क्यों है। मैं बताता हूं, वो सर्वे क्यों है आपको बता दूंगा, उससे आपकी काफी बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, इस सर्वे से मालूम पड़ेगा कि कौन बच्चे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, कितना गैप है। उस गैप जो RTI जो राइट टू एजुकेशन है उसके अंतर्गत जब ये गैप मालूम पड़ेगा तो उसी के मुताबिक आप फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ताकि पर मदरसा को कितने लाख देने हैं जिससे कि बाकी करिकुलम भी अटैच हो जाए। यहाँ कुछ छीनने की बात नहीं हो रही है, कितना पैसा और चाहिए वो लेके जोड़ देंगे, तो इसमें बुराई क्या हो रही है? वैसे साहब हमको मौका दीजिए, इसके बाद आएंगे सर आपके पास। वैसे साहब, मैं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन से जानना चाह रहा हूं कि महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है, सच्चर कमेटी आपके पास है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट उन मदरसों को फाइनेंशियल हेल्प कर रही है, इंग्लिश साइंस पढ़ाया जा रहा है, पूरा एम्पिरिकल डेटा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के पास है। फिर आप आर्टिकल 29-30 का वायलेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? मुझे माइनॉरिटीज को अपने स्कूल्स पसंद के चलाने की इजाजत है या नहीं है? कौन क्या स्कूल बंद कर रहा है? ओवैसी साहब, स्कूल तो कोई बंद ही नहीं कर रहा है। मेरी बात तो सुन, स्कूल को अपग्रेड करने की बात हो रही है। अरे जरा सब्र तो करिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप इलेक्शन मैनिफेस्टो भी तो कभी पढ़ लीजिए। आप अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़िए, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा लिखा हुआ है, वो हम कर रहे हैं। आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में डिवीजन ऑफ सोसाइटी लिखा हुआ है, वो आप कर रहे हैं। हमारा मॉडर्नाइजेशन लिखा हुआ है, वो हम कर रहे हैं। मिस्टर संबित पात्रा, मैं दुनिया का सबसे बुरा आदमी हूं और आप दूध के धुले हुए हैं। आप कर्नल पुरोहित को निकालना चाहते हैं, प्रज्ञा ठाकुर को निकालना चाहते, कहां से मदरसा में आ गए? मोदी को बचाना चाहते, मदरसा में कर्नल पुरोहित कहां से बचाना चाहते। आप छोड़ दीजिए, आप नहीं, ये कर्नल पुरोहित ये सब मदरसा में कहां से आ गई बताइए? मैथमेटिक्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, सोशल स्टडीज पढ़ना है, उसमें ये सब कर्नल पुरोहित और इत्यादि कहां से आ गए? मदरसों की फिक्र आप क्यों कर रहे हैं? अरे बताइए, जानना चाह रहे हैं कि आप ये आ गए असली मुद्दे पे आ गए हैं। मदरसों की फिक्र आप क्यों कर रहे हैं? ये क्या बात है? ये हिंदुस्तान की सरकार है, ये आपकी सरकार है। कोई आपकी सरकार और आपके मदरसा अलग अलग है क्या? वैदिक स्टडीज को सरकार है, आपकी मदरसे जो बच्चे वैदिक स्कूल्स को जा रहे हैं, जो बच्चे RSS के शिशु मंदिर के स्कूल को जा रहे हैं, उनका इस सर्वे में क्या ट्रीटमेंट होगा? वैदिक शिशु मंदिर, अगर मैं बता रहा हूँ तमाम स्कूल में जहाँ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नहीं फॉलो होता है, देखिए आउट ऑफ स्कूल काउंट होंगे, चाहे वो वैदिक स्कूल हो या मदरसा हो। और जहाँ तक शिशु मंदिर का सवाल है, शिशु मंदिर में फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता है। अंजना जी,
मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। ओवैसी साहब जो बात कह रहे हैं, आर्टिकल 29 का वायलेशन नहीं है। मदरसा आर्टिकल 29 और संविधानेतर संस्था है। मदरसा कोई आर्टिकल 29 के अंतर्गत नहीं आता है। और मदरसा को जो भी सरकार मदद करती रही है वो सिर्फ तुष्टिकरण की नीति के तहत। दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। मदरसा शिक्षा मुस्लिम बच्चों को मुख्य धारा से जुड़ने से रोकती है। ओवैसी साहब सुन तो लीजिए, संविधान की व्याख्या करना सीखिए। पढ़ा आपने? आप संविधान की व्याख्या करना सीखिए। मुझे माइनॉरिटी को इजाजत देती है कि मैं अपने पसंद के तालीमी नहीं आती है। जर्मनी में मदरसा पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, स्विट्जरलैंड में प्रतिबंध लगाया जा रहा है, यूरोप के तमाम देशों में मदरसा को कर्म किया जा रहा है। इसका कारण बताइए। हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, भाड़ में जाए। हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूशन आपने तो हैदराबाद का भारत में इंटीग्रेशन को बर्दाश्त नहीं किया है। 17 सितंबर को सरदार पटेल को आप गालियां देते हैं, 17 सितंबर को काला झंडा फहराते हैं, फिर आप मदरसा की बात। अरे आप छोड़ दीजिए उसकी दो बातें सुन लीजिए अंजना जी, मुझे बोलने दिया जाए, मैं दो बातें रखना चाहता हूँ। राकेश जी स्कूल पे बोलिए। अरे राकेश साहब नॉन स्टॉप मत बोलिए। राकेश जी स्कूल पर बोलिए, बच्चों पर बोलिए। बात रखना चाहता हूँ। ठीक है जल्दी से। ये पहले जो उन्होंने संघ से जुड़े हुए स्कूलों पर सवाल खड़ा किया उस पर जरूर जवाब दीजिएगा। विद्या भारती के किसी भी स्कूल में सरकारी नियमों के अनुसार अगर अध्ययन नहीं होता होगा तो मैं टीवी डिबेट पे नहीं आऊंगा। एक, उसके पाठ्यक्रम सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुकूल हैं। विद्या भारती के बच्चे सीबीएसई में पोजीशन ले रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चे मदरसा शिक्षा से बाहर निकल के मुख्य धारा की शिक्षा में आए। दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, सर सैयद अहमद खान को मुसलमान क्यों पूछते हैं? क्योंकि उन्होंने मदरसा शिक्षा से इतर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनके सामने भी सवाल था कि मदरसा शिक्षा को आगे बढ़ाएं कि मॉडर्न एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। उन्होंने आधुनिक शिक्षा को आगे बढ़ाया। इसलिए मुसलमान आज तक सर सैयद अहमद खान को अपना वास्तव में एक नेता मानते हैं और आधुनिकीकरण के पिता मानते हैं, पुनर्जागरण के पिता मानते हैं। ओवैसी साहब उस सर सैयद अहमद खान के विपरीत चाल चलना चाहते हैं। ये मदरसा से टेररिज्म पैदा करना चाहते हैं, मदरसा से आतंकवाद पैदा करना चाहते हैं। और सच्चाई यही है कि भारत के अधिकांश मदरसों में आतंकवादी शिक्षा दी जाती है, अलगाववाद की शिक्षा दी जाती है। इस्लाम के नाम पर भारत की संविधान, भारत की दिल की बात जुबान पे आ ही गई, दिल की बात जुबान पे आ ही गई। जब मदरसों ने फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ तो आरएसएस के चड्डी पहनने वाले पैदा नहीं हुए थे। अल्लामा फजल खैराबादी, अल्लामा हुसैन अहमद मदनी, इतने तमाम लोगों ने काला पानी की सजा पाई और हमने अंग्रेजों से डर के माफीनामा नहीं दिया। यही विद्या भारती के विद्यालयों में आतंकवादी तैयार नहीं किए जाते हैं, ये मदरसों में तैयार किए जाते हैं। और ये बात किसने कही है ये भी आपको समझ में आनी है। कट्टर सेकुलर कहलाने वाले बुद्धदेव भट्टाचार्य ने और बंगाल के बीएसएफ के महानिदेशक ने कहा है। तिवारी जी भी एक बात आपसे कहना चाह रहे, जल्दी से ओवैसी साहब। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और वहां बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं उन्होंने कहा यहाँ जो कुकुरमुत्तों की तरह जो मदरसे खड़े किए गए हैं ये आतंकवादियों के गढ़ बनते जा रहे हैं, इनको समाप्त करना चाहिए। ये उनका जो कट्टर तो वामपंथी की बात इतनी पसंद आ गई आपको? नहीं, हमें वामपंथी की नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बुद्धदेव भट्टाचार्य कट्टर सेकुलरवादी जो मदरसों का प्रश्रय लेते रहने वाले, उन्होंने आप सेकुलरवादी नहीं है, आप सर्टिफिकेट उन्हें दे रहे हैं, आप खुद ही मान रहे हैं, आप खुद ही मान रहे हैं। आपको हम धर्मनिरपेक्ष है, कट्टर सेकुलरवादी बात करो, कट्टर। अच्छा, कट्टर सेकुलरवादी। हाँ जी, हाँ जी, चलिए ठीक है। वामपंथी इतने पसंद आते हैं जब वो एक खास समुदाय के खिलाफ बोले, ये आपका असली चेहरा है। एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर सवाल ये है संबित पात्रा जी, और इसका सामना सबको करना पड़ेगा। ये आपको पता है कि कितने बच्चे मदरसे में हैं? अगर वाकई आपको उनकी बेहतरी चाहिए तो आप उनके लिए कोई नीति ला सकते हैं। उनको नॉन स्कूल गोइंग घोषित करके सर्वे में क्या अचानक से कोई करिश्मा आप करेंगे? एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए। कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है, क्या देश भर में आप मदरसे को नॉन स्कूल कैटेगरी में डालेंगे? नंबर 1। क्या इसी तरह के बीफ बैन आप देश भर में करेंगे? इस पर आइए ना सर सीधे, ये संकेत क्या है? पूरे देश में करिए ना, अगर ये सही है तो पूरे देश में सही होगा।
सीधे सीधे जवाब देता हूं। नंबर 1, हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम पूरे देश में मदरसा जो है उसका मॉडर्नाइजेशन करें और उसमें वो सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड करें जिसको पढ़ के हमारे मुसलमान भाइयों के बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बन सके। इसमें कोई गुनाह नहीं है, इसमें वो बच्चे स्वागत करेंगे। और जहां तक बीफ बैन का सवाल है, हाँ, जहां जहां भाजपा की सरकार होगी वहां बीफ बैन हम जरूर करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की वाणी बता रहा हूं, मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। अब आपकी बात को समझने के लिए अलग से बैठना पड़ेगा एक दिन। ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट की वाणी सुना, एक सेकंड, ओवैसी साहब इन दोनों, उसके बाद मैं आ रही हूँ राकेश जी आपके पास। ओवैसी साहब, इस पर आपका जवाब। अगर वाकई सोशल स्टडीज, साइंसेज, मैथ्स सबको डाला जाए, आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाया जाए, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होना चाहिए। देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आर्टिकल 29 और 30 के तहत ये मदरसे कायम किए जाते हैं। ये मदरसों को कायम करने का मकसद क्या होता है कि इस्लामिक रिलीजियस टीचिंग्स को इम्पार्ट किया जाए। इसमें अंग्रेजी, मैथ्स और साइंस पढ़ाया जा रहा है। देश में बड़े बड़े हिंदुस्तान के मदरसों, एक मिनट सर, एक मिनट। मुझे मालूम है कि आपकी नज़र में आतंकवादी हूं। मुझे एक बात बता दीजिए, बीजेपी के तर्जुमान से पूछ लीजिए मैडम कि क्या ये मदरसे टेररिस्ट के सेंटर्स है या नहीं है, क्योंकि आरएसएस कह रही है कि टेररिस्ट के सेंटर्स हैं और मोदी 100 करोड़ रुपए क्यों दे रहे टेररिस्ट सेंटर्स को? बंद कर दीजिए ना। अगर 100 करोड़ टेररिस्ट को देंगे तो सबसे बड़ा देशद्रोही तो कौन है? आप लोग देशद्रोही हैं। क्यों मिलाया आपके घर में टेररिस्ट को? फिर आपने राकेश सिन्हा जी जवाब दीजिए। देखिए ओवैसी साहब, यदि मेरे जवाब को सुन ले तो मैं इनको जवाब दे दूं। हाँ। 3 बातें मुझे कहनी है, एक छोटी सी बात। नहीं, तो 3 बातें नहीं, उलझाइए मत। एक सेकंड, नहीं 3 बातें नहीं सर। आप ये बताइए कि अगर आप इसको आतंकवाद से जोड़ते हैं तो फिर क्या भारत सरकार अपने पैसे आतंकियों के लिए दे रही है? आप स्टैंड क्लियर कीजिए, या तो आप स्टिग्मेटाइजेशन बंद कीजिए या फिर आप स्टैंड क्लियर कीजिए। अरे इंटेलिजेंस, ये तो साफ तौर पर अखबारों की रिपोर्टिंग हो चुकी है। कलकत्ता के मदरसे में आतंकवादी पकड़े गए, जो शिक्षा दी जाती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट दिया, यूपीए सरकार ने कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, पश्चिम बंगाल में या तो लेफ्ट की सरकार थी या ममता की सरकार थी। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप मेरी बात सुन लीजिए कि जो इतिहास पढ़ाया जाता है मदरसा में, आप ओवैसी साहब बता दीजिए वो इतिहास क्या पढ़ाया जाता है, भारत का इतिहास क्या पढ़ाया जाता है। आप कंक्लूडिंग जवाब 2 लाइन में, फिर कार्यक्रम का अंत करेंगे जल्दी से। ओवैसी साहब, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा आरएसएस बीजेपी वालों से कि मदरसों में अच्छा इंसान बनाया जाता है, अच्छा हिंदुस्तानी बनाया जाता है, वतन से वफादारी सिखाई जाती है। इनको सिखाया जाता है कि हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को याद रखो। इनको सिखाया जाता है कि इस वतन को आजाद हमने किया था अपने खून और फतवे से। चलिए ठीक है, हमें इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। जब भी 3 लोग एक साथ बोलते हैं तो दर्शक सुन नहीं पाते हैं। वक्त की थोड़ी कमी रही, तिवारी साहब लेट भी आ पाए तो पूरी चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन कुल मिलाकर अब बड़ा सवाल यही है कि अगर मजहब के आधार पर बच्चों के साथ, भविष्य के साथ, उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ होगा तो ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आप देखते हैं।